सुबह से ही अनिल जी ने पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। अभी घर की पूरी सफाई नहीं हुई, फूलदान में ताजे फूल नहीं सजाए गए, मेहमानों के नाश्ते खाने की पूरी व्यवस्था नहीं हुई। कब होगा सब कहते हुए वे झुंझलाए फिर रहे थे। अनिल जी की बेटी श्रेया को इतने बड़े खानदान के लोग देखने आ रहे थे। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहन कॉलेज में लेक्चरर और पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन। अनिल जी सोच रहे थे कि यहाँ रिश्ता हो ही जाना चाहिए। अनिल जी आर्थिक रूप से संपन्न थे, सरकारी विभाग में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। शहर में निजी फ्लैट और 2 दुकानें भी थीं। पत्नी अध्यापिका थीं। बेटा श्रेयांश इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल की तैयारी कर रहा था और श्रेया का बैंक में चयन हो गया था। फिर भी लड़के के पिता विष्णुकांत के सामने उनकी हैसियत कम थी। विष्णुकांत के पास 2 फैक्ट्रियां, एक प्रेस और एक फार्म हाउस था, जिससे उन्हें लाखों की आमदनी थी। इसी कारण से उनके स्वागत सत्कार को लेकर अनिल जी काफी गंभीर थे। दोपहर 1 बजे कार का हॉर्न सुनाई दिया तो अनिल जी तुरंत पत्नी के साथ अगवानी के लिए बाहर भागे। थोड़ी ही देर में ड्राइंग रूम में विष्णुकांत अपनी पत्नी और बेटी के साथ पधारे, परंतु श्रेया जिसे देखना चाहती थी वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी जोर जोर से हंसता, कान पर स्मार्टफोन लगाए एक स्टाइलिश युवक अंदर आया। लंबे बाल, बाहों पर टैटू, स्लीवलेस टी-शर्ट और महंगी जीन्स पहने वह युवक अंदर आते ही अनिल जी व उनकी पत्नी को होलो कहकर सोफे पर बैठ गया। श्रेया, मां ने आवाज दी तो श्रेया नाश्ते की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। बैठो बेटी कहकर विष्णुकांत की पत्नी ने उसे अपने पास ही बैठा लिया। उन्होंने परिचय कराया, प्रतीक, इससे मिलो, यह है श्रेया। ओह, तो प्रतीक है इसका नाम। सोचते हुए श्रेया ने उस पर एक उड़ती नजर डालकर बस हाय कह दिया। खुशनुमा माहौल में चाय, नाश्ते और लंच का दौर चला। सबकी बातचीत होती रही, लेकिन प्रतीक तो जैसे वहां होकर भी नहीं था। वह लगातार अपने स्मार्टफोन पर ही व्यस्त था। अच्छा अनिल जी, अब हम चलते हैं। मुलाकात काफी अच्छी रही। अब प्रतीक और श्रेया एक दूसरे से 2-4 बार मिलें और एक दूसरे को समझें, तभी बात आगे बढ़ाई जाए, कहकर विष्णुकांत जी सपरिवार रवाना हो गए। ना है आपने मेरे लिए कितना बिगड़ा हुआ लग रहा था, अनिल जी श्रेया को समझाते हुए बोले। ऐसा नहीं है बेटा, किसी की सूरत से उसकी सीरत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उससे 2-4 बार मिलोगी तो उसे समझने लगोगी। इसके 3 दिन बाद श्रेया सुबह बैंक जा रही थी। देर होने के कारण वह स्कूटी काफी तेज गति से चला रही थी कि तभी सड़क पर अचानक सामने आ गए एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में उसकी स्कूटी सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग से जा टकराई। स्कूटी एक ओर लुढ़क गई और श्रेया उछलकर दूसरी ओर सड़क पर गिरी। श्रेया को ज्यादा चोट नहीं लगी, पर बुजुर्ग को काफी चोट आई। उनका सिर फट गया था और वे बेहोश पड़े थे। श्रेया का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। तभी प्रतीक वहां से गाड़ी से गुजर रहा था। उसने यह दृश्य देखा तो वह फौरन अपनी गाड़ी से उतरकर श्रेया के पास आकर बोला, आर यू ओके? फिर वह उन बुजुर्ग की ओर लपका, अरे ये तो बहुत बुरी तरह घायल हैं। सुनसान सड़क पर मदद के लिए कोई नहीं था। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए श्रेया उठी और घायल बुजुर्ग को गाड़ी में डालने में प्रतीक की मदद करने लगी। आइए आप भी बैठिए, आपको भी इलाज की जरूरत है। मैं अपने मैकेनिक को फोन कर देता हूँ, वह आपकी स्कूटी ले आएगा। श्रेया को भी गाड़ी में बैठाकर प्रतीक बड़ी तेजी से नजदीक के जीवन ज्योति हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर अंकल, एक एक्सीडेंट का केस है, घायल काफी सीरियस है, आप प्लीज देख लीजिए। डोंट वरी प्रतीक बेटा, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब ने तुरंत घायल का उपचार शुरू कर दिया। एक जूनियर डॉक्टर श्रेया के जख्मों की मरहम पट्टी करने लगी। प्रतीक जाकर कैंटीन से 2 कप चाय ले आया।
चाय पीकर श्रेया ने राहत महसूस की। हेलो पापा, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, पर आप चिंता न करें। मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, पर एक बुजुर्ग को काफी चोटें आई हैं। आप जल्दी से आ जाइए। हम यहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल में हैं, श्रेया ने पापा को फोन पर बताया। अब वह अपने को कुछ ठीक महसूस कर रही थी। थैंक यू वेरी मच, आपने ऐन वक्त पर आकर जो मदद की है उसके लिए तो धन्यवाद भी काफी छोटा महसूस होता है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। मैंने डॉक्टर अंकल को कह दिया है कि वे पुलिस को इन्फॉर्म न करें। हॉस्पिटल में सब मुझे जानते हैं। मेरे पिता इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। तभी अनिल जी भी पत्नी सहित वहां पहुंच गए। श्रेया ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी तो वे बोले, प्रतीक बेटा, यदि आप वहां न होते तो बहुत मुसीबत हो जाती। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, डॉक्टर से बोले, इन बुजुर्ग के इलाज का पूरा खर्च मैं दूंगा। प्लीज इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि पुलिस से शिकायत न करें। डोंट वरी अनिल जी। विष्णुकांत जी इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, डा साहब मुस्कुराते हुए बोले। अगली शाम श्रेया कुछ फल फूल लेकर बुजुर्ग से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। उसने उनसे माफी मांगी। उसकी आंखें भर आई थीं। नहीं बेटी, तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने देखा था कि तुम कुत्ते को बचाने के चक्कर में स्कूटी पर से नियंत्रण खो बैठी थी, तभी यह एक्सीडेंट हुआ। और फिर तुम्हें भी तो चोट लगी थी। अरे रे श्रेया जी, रोइए मत, सब ठीक है। तभी अंदर आता हुआ प्रतीक बोला, आइए कैंटीन में कॉफी पीते हैं। यू विल फील बेटर। दोनों कैंटीन में जा बैठे। कॉफी पीने और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद श्रेया घर वापस आ गई। फिर तो मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। एक दिन जब श्रेया और प्रतीक रेस्टोरेंट में बैठे थे कि तभी प्रतीक का एक दोस्त भी वहां आ गया। वे दोनों किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने लगे। श्रेया के पूछने पर प्रतीक ने बताया कि वह और उसके 3 दोस्त हर रविवार को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुफ्त पढ़ाते हैं, जहां होनहार गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है। यही नहीं, वे लोग उन छात्रों की आर्थिक सहायता भी करते हैं। श्रेया यह सुनकर अवाक रह गई। उस दिन घर पहुंचकर प्रतीक के बारे में ही सोचती रही। सुबह काफी शोरगुल सुनकर उसकी आंख खुली तो बाहर का नजारा देखकर उसकी जान ही निकल गई। उसने देखा कि पापा को खून की उल्टी हो रही है और मम्मी रो रही हैं। श्रेयांश किसी तरह पापा को संभाल रहा था। किसी तरह तीनों मिलकर अनिल जी को अस्पताल ले गए। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर उन्हें देखते ही पहचान गए। तुरंत उनका उपचार शुरू हो गया। श्रेया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पापा को अचानक क्या हो गया है। उसने प्रतीक को भी फोन कर दिया था। आधे घंटे में प्रतीक भी वहां पहुंच गया। डॉक्टरों ने अनिल जी का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया था और शाम तक रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर का चेहरा उतर गया। प्रतीक को कुछ शक हुआ तो वह वार्ड में अलग ले जाकर डॉक्टर साहब से रिपोर्ट के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर साहब ने अनिल जी की ओर देखा और उन्हें सोता समझकर धीरे से बोले, अनिल जी को ब्लड कैंसर है, वह भी लास्ट स्टेज पर। अब कोई इलाज काम नहीं कर सकता। प्रतीक को बड़ा धक्का लगा। उसने पूछा, फिर भी अंकल क्या चांसेज हैं? कितना समय है अंकल के पास? बस महीना या 15 दिन, वे बोले। तभी आहट सुनकर दोनों ने पलटकर देखा। अनिल जी फटी आंखों से उनकी ओर देख रहे थे। दोनों समझ गए कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। अनिल जी की आंखों से आंसू बह निकले। ओह, यह क्या हो गया? अभी तो मेरे बच्चे ठीक से बड़े भी नहीं हुए। अभी तो मैं श्रेया को डोली में बैठाने का सपना देख रहा था।
अब क्या होगा? तभी विष्णुकांत जी भी पत्नी सहित वहां आ पहुंचे। अनिल जी, आप पहले ठीक हो जाइए, शादी वादी की बात बाद में देखेंगे। वे बोले, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। प्रतीक और श्रेया एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनकी शादी जल्दी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। कैसी बातें करते हैं आप? शादी की तैयारियों के लिए समय चाहिए, आखिर हमारी कोई इज्जत है समाज में? विष्णुकांत जी रुखाई से बोले। नहीं पापा, मुझे धूमधाम वाली शादी नहीं चाहिए। इतने खराब हालात में इज्जत की चिंता कौन करे? अंकल, आप चिंता न करें, यह शादी आज ही और यहीं अस्पताल में होगी। श्रेया का हाथ पकड़कर अंदर आता प्रतीक तेज स्वर में बोला। श्रेया हैरानी से प्रतीक का मुंह देख रही थी कि तभी वार्ड बॉय के मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। दिल को देखो, चेहरा न देखो। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। श्रेया के होठों पर फीकी मुस्कान दौड़ गई। पापा सच ही कह रहे थे कि किसी की सूरत से उसकी सीरत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दिखने में मॉडर्न प्रतीक कितना संवेदनशील इंसान है। प्रतीक के तेवर देखकर विष्णुकांत जी भी नरम पड़ गए। पूरे अस्पताल को फूलों से सजाया गया। वार्ड में ही प्रतीक और श्रेया की शादी हुई। अस्पताल का हर कर्मचारी और मरीज इस अनोखी शादी में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।